तुम मेरे हो पार्ट 30। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाए, तो आप मेरी वीडियो कौन से ज़िले से कौन से शहर से देख रहे हैं वह नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपना नाम और अपने शहर या ज़िले का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाला अगला वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हॉटस्टार बढ़ता रहे। कबीर गाड़ी चला रहा था और वही मेहर बाहर की तरफ देख रही थी। वो खेत, वो गांव की हरियाली, सब उसे बचपन की याद दिला रहा था जब वो अपने पापा के साथ आती थी इन खेतों में। रोकिए, मेहर एकदम से बोली तो कबीर ने उसी समय ब्रेक लगा दी और मेहर को देखने लगा। जब से मेहर गाड़ी में बैठी थी वो कुछ नहीं बोली, पर रुकने के लिए उसने कबीर के बाह पर अपना हाथ रखा था, तभी बोली थी, और कबीर बस उसे ही देख रहा था। मेहर जल्दी से बाहर निकली और पतली सी पगडंडी की तरफ देखने लगी जो खेतों के बीचों बीच जा रही थी। कबीर भी निकलकर मेहर की तरफ आ गया। वो देखिए, वो एक बार बात हुई थी ना 2 के कंपनी के बारे में। मेहर उसी तरफ देखकर बोली तो कबीर मेहर को देखने लगा। तो मेहर बोली, वो ना हमारे खेत है, चलो आपको बताती हूँ। मेहर बोली और फिर उस पतली सी पगडंडी पर चलने लगी। मेहर के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। तभी कबीर का फोन बजा। हाँ, तुम दोनों चलो, और हाँ, जैसा कहा है वैसा ही करना, बोलते हूँ। कबीर ने फोन रख दिया और मेहर को देखने लगा जो काफी आगे चली गई थी। कबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी आगे जाकर वो पगडंडी एक रास्ते से मिल गई तो मेहर वही रुक कर देखने लगी। कबीर भी उस पगडंडी से खुद को गिरने से बचाते हुए आगे आ रहा था। अभी और कितना आगे जाना है? कबीर बोला, बस थोड़ा सा। मेहर बोली और कबीर के साथ चलने लगी। दोनों चलते चलते एक खेत के पास आ गए। यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे और जमीन पर बहुत बड़ी बड़ी प्लास्टिक के रोल पड़े थे जो उस खेत के एक तरफ से दूसरी तरफ तक बिछे हुए थे। ये सब क्या है? कबीर वही खड़े होकर बोलाए, हमारे खेत है, और पता है यहाँ पर ना पानी की समस्या रहती है तो खेती नहीं हो पाती। कुछ साल पहले उसी कंपनी की मदद से भाई ने नए तरीके से खेती शुरू की थी जिसमें ना सब्जी और दालें वगैरह की खेती शुरू की थी। पापा भी इस सब से खुश हुए थे क्यों पापा ने बहुत कोशिश की थी पर खेती में कभी मुनाफा नहीं हुआ था। पर भाई की बात मानकर जब ये शुरू किया था ना तो बहुत खुश हुए थे पापा। मेहर किसी बच्चे की तरह खुश होकर बोल रही थी तो कबीर उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो देखिए, मेहर बोली और उस तरफ चली गई। कबीर कुछ बोल ही नहीं पाया, वो तो बस मेहर के साथ चल रहा था। अभी तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वरना पता है यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी की खेती भी होती है, और पता है उसे चुराकर खाने में बहुत मजा आता है। मैंने ना कोई बार यहाँ पर से चुराकर खाया था। मेहर बोली तो कबीर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो जिस मेहर को जानता है वो बस चुपचाप सी अपने में ही रहने वाली और खासकर कबीर से तो दूर ही रहती है। वो लड़की ये सब भी कर सकती है। कबीर बस सोच ही रहा था कि मेहर ने चुपके से दूसरे खेत से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ ली और कबीर के पास आकर उसको चलने का इशारा करते हुए, चलो जल्दी चलो, अगर अंकल को पता चल गया ना तो वो बहुत चिल्लाएंगे। मेहर चलते हुए बोली, पर कबीर तो वही खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो क्या कर रहे हैं आप? चलिए ना। मेहर कबीर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली तो कबीर फिर हैरान रह गया। दोनों कार के पास आए तो मेहर ने अपनी चुनी में से स्ट्रॉबेरी निकालकर कबीर के आगे कर दी। खाकर देखिए, बहुत मीठी है, मेहर बोली तो कबीर ने पहले मेहर को देखा फिर उसकी चुनी को जिस पर स्ट्रॉबेरी की वजह से निशान पड़ गया था। खाइए ना, मेहर बोली, पर ये तो गंदी है, पहले थो लो। कबीर बोला और पानी की बोतल लेकर उसने स्ट्रॉबेरी को साफ किया, फिर खाने लगा। बहुत स्वाद है, कबीर बोला, और नहीं तो क्या, इसलिए तो चुराया करती थी, मेहर बोली और अपने ही ध्यान से खाने लगी।
इस बात से अनजान के कबीर तो बस उसे ही देख रहा है, चले वो देर हो रही है। कबीर मेहर को देखकर बोला, वैसे वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था पर उसके लिए मीटिंग बहुत जरूरी थी, तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। तो कबीर भी बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के शाया को उसके किराए वाले रूम तक ले आए थे। तो शाया हैरान सी उनको देखने लगी। उसने तो पता बताया ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? शाया हैरान सी बोली, हमें तो ये भी पता है कि आप करती क्या है और कौन ही कंपनी में काम करती है। एक लड़का बोला, और साथ ही शाया का फोन मांग लिया। फोन दो। वो लड़का बोला, मैं क्यों दूं अपना फोन? शाया बोली और गाड़ी से उतरने लगी। तो दूसरा लड़का जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसने गाड़ी लॉक कर दी। ये क्या बदतमीजी है? शाया गुस्से में बोली, अपना फोन दो। वो लड़का फिर से बोला, नहीं दे रही, क्या करोगे? शाया घुरते हुए बोली। तो ड्राइविंग सीट वाले लड़के ने पिस्टल निकालकर शाया पर तान दी। अब बताने की जरूरत नहीं कि क्या कर सकता हूँ, वो लड़का बोला। तो शाया की तो सिटी पिटी गुल हो गई थी अपने पर तनी पिस्टल देखकर। तो वो जैसे बेहोश होने वाली थी, पर उस लड़के की कड़क आवाज से होश में आई। फोन दो अपना, वो बोला। तो शाया ने कांपते हाथों से फोन निकालकर उसे दे दिया। अनलॉक करो। तो शाया ने जल्दी से फोन को अनलॉक कर दिया। तो उसने फोन की गैलरी में जाकर सुबह की फोटो जो शाया ने कबीर के साथ उसकी मर्जी के बिना ली थी उनको डिलीट कर दिया और फोन उसे देते हुए, हमें तो ये भी पता है कि तुमने अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए कौन सी घटिया चाल चली थी। वो लड़का शाया को फोन देते हुए बोला, और हाँ, अब सर और मेम की तरफ मत देखना वरना इस दुनिया में नहीं दिखोगी। बोलते हैं ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने गाड़ी को अनलॉक कर दिया और शाया बाहर उतर गई। वो अभी भी पसीने से भीगी हुई थी। वही गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई। शाया अपने रूम की तरफ चलने लगी, पर उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि जो उसने किया वो उन लड़कों को कैसे पता चला। फिर उसने अपना फोन देखा तो उसमें कबीर और उसकी फोटो नहीं थी। तो यह सब वो सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज की बीप बजी। शाया ने फोन को देखा तो उसके हाथ से फोन छूटते हुए बचा था। ये कैसे हो सकता है? खुद से बोली और फिर जल्दी से अपने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तो उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसे बंद कर दिया और फिर से फोन देखे लगी जिसमें उसकी ही फोटो थी। वो बस फोन को देखती ही रह गई थी। वही कबीर और मेहर रास्ते में थे। कबीर मेहर से कुछ बात करता तो वो बस हाँ ना में बोल रही थी, पर कबीर को इस बात की खुशी थी कि कम ही सही पर मेहर उससे बात करने लगी है। कुछ ही सफर बाकी था तो कबीर मेहर को देख रहा था। यहाँ मेहर के चेहरे पर अब फिर से एक अजीब सी परेशानी आने लगी थी। रौनक के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो? कबीर बोली। नहीं, वो घर पर सब पूछेगे कि मेरा परिवार कैसे आ गया, मतलब अभी तक तो उनको नहीं पता था ना। मेहर कबीर को देखकर बोली, हाँ ये बात तो है। कबीर बोला तो मेहर को देखा जो उसे ही देख रही थी। तो कबीर ने एकदम से गाड़ी रोक दी। देखो, मैं भी तो उतना ही जानता हूँ जितना वो सब। मुझे लगता है इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कबीर बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं मेहर को आस थी कि जैसे रात में कबीर ने उसकी ही बात की थी वैसे ही आज भी सबके सामने उसी की बात करेगा। वही कबीर मेहर को देख रहा था। अब से तुम्हें तुम्हारे लिए खड़े होना होगा। कब तक दूसरों के सहारे की तलाश करोगी? कभी ना कभी खुद के लिए भी स्टैंड करना होगा। तो आज से ही क्यों नहीं? कबीर मन ही मन बोला और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सत्या ने आज ऑफ ले रखा था तो वो घर पर ही था। वो अपनी मम्मी से ही बातें कर रहा था, वो भी कबीर के बारे में। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेहर वापस मिली है। इतना प्यारा पति। मैं ना मंदिर जाऊंगी, वहां दोनों के नाम का प्रसाद चढ़ाओ गई। मम्मी खुशी खुशी बोल रही थी।
तो सत्या उनको खुश देखकर ही खुश था। आज कितने दिनों बाद दोनों माँ बेटा एक साथ बैठे थे, वो भी खुशी से, वरना हर पल तो सत्या को यही बात सताती रहती थी कि उसने अपनी बहन के बारे में सही समय पर कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया। बस पिया जो कहती वही करता जाता। और मम्मी भी कभी खुलकर बता नहीं पाती थी कि वो मेहर को कितना मिस करती है। दोनों माँ बेटा तो बस इसी खुशी में खुश थे कि मेहर यहाँ भी है, खुश है। इतना खुश होने की बात नहीं है, ये तो पूछ लेते ना कि वो कहाँ चली गई थी और क्यों गई थी। माना कि वो मरी नहीं थी, पर इतने दिनों से वो थी कहाँ। और तो और कैसा पति है जिसे अपनी पत्नी के बारे में इतना पता चले कि वो घर छोड़कर चली गई थी पर फिर भी उसी की तरफ है। ये तो वही बात हुई ना कि वो उसी के साथ भागी होगी, उसे भी अपने खूबसूरती के जाल में फंसाया होगा। पिया जहर उगलती हुई दोनों के पास आकर बोल, बस बहुत हुआ अब और नहीं। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मेहर के बारे में एक भी लफ्ज नहीं बोलना, पर तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात। सत्या खड़े होकर पिया के सामने आकर बोला, गलत नहीं बोल रही, सच ही तो बोल रही हूँ। और तुम दोनों तो इसी बात से खुश हो कि इतना अमीर आदमी इस घर का दामाद है, तो अब दिन फिर जाएगे। पिया सत्या से बोली, बस पिया बहुत हुआ तुम्हारा, बोल क्या रही है, जे तो सोच लो। सत्या हैरान सा बोला, और नहीं तो क्या, तुम करते भी क्या हो, वो खेती और बैंक की नौकरी, उससे तो घर क्या ही चले। पर मेहर के लिए खुश हो क्योंकि वो अब चौहान परिवार की बहू है। अरे उस जैसी लड़की को कोई पूछे भी ना, कुछ तो उसने ऐसा किया ही होगा। तड़ाक की आवाज से उस आंगन में शांति छा गई। सत्या ने पिया को आज थप्पड़ मारा था, कुछ देर तक तो उसी की आवाज उस आंगन में गूंजी थी। बस बहुत हुआ, मैंने पहले भी वार्न किया था कि इस बार मेहर के बारे में तुम्हारी एक नहीं चलेगी, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। सत्या पिया को अपनी उंगली दिखाते हुए बोल रहा था, उसकी आंखें आज लाल हो रखी थी। इतना गुस्सा तो उसने तब नहीं किया था जब उसे पिया की सच्चाई पता चली थी, क्योंकि तब तक मेहर उन सब से दूर चली गई थी। पर आज जब उसकी बहन वापस मिली है तो उस पर फिर से पिया की वही जली कटी सुनकर उसे गुस्सा आ गया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं बताता हूँ तुम्हें, बोलते हुए सत्या ने पिया की बाह पकड़ी और उसे खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मुझे हर बार तुम कहती थी ना कि ये घर छोड़कर चली जाओगी तो लो जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है। सत्या बोला और गेट बंद करके अंदर चला गया। वही पिया बस हैरान सी उसे देखती ही रह गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि सत्या ऐसा कुछ करेगा। मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, सत्या बोला और गेट बंद करके अंदर चला गया। वही पिया बस हैरान सी उसे देखती ही रह गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि सत्या ऐसा कुछ करेगा। मेहर कबीर दोनों ही हवेली पहुंच गए थे। कबीर ने गाड़ी रोक दी, पर मेहर को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। मेहर, हम पहुंच गए, कबीर बोला तो मेहर ने हैरानगी भरी नजर से कबीर को देखा, जैसे उसने अभी कुछ सुना ही नहीं था। मैंने कहा घर आ गया, कबीर बोला तो मेहर ने सामने देखा। वहां मेहर सामने देखते हुए बोली और गाड़ी से बाहर निकल गई। वही कबीर भी मेहर को ही देखते हुए बाहर निकल आया। उसे पता था कि मेहर के मन में इस समय क्या चल रहा है, पर वो बस अब कुछ नहीं करना चाहता था। वो जो चाहता था अब मेहर को वैसा ही बनना था, चाहे जैसे भी। वो भी मेहर के साथ ही चल दिया। मेहर हॉल में बैठी हुई दादी की तरफ चल पड़ी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। तो मेहर को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और फोन रखते हुए आ गई मेरे घर की रौनक, वो बोली, और मेहर को डोट अपने पास बैठने का बोला। मेहर ने उसे के पैर छुए और वही बैठ गई। कबीर भी दूसरे सोफे पर बैठ गया। और कैसे हैं सब, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अब कैसी है, दादी मेहर से बोली। सब ठीक है, मेहर बोली। बहुत खुशी हुई थी मैं जब कबीर ने बताया कि वो अपनी ससुराल में है। दादी हंसते हुए बोली, क्यों, कबीर ने फोन पर ऐसा ही कहा था कि वो अपनी ससुराल आया है। वही कबीर तो बस फोन को देख
रहा था, मतलब के दिखावा कर रहा था, वरना कान तो दादी की ही बातें पर थे। तभी वही रुकमनी और देविका दोनों सास बहू आ गई। वैसे मेहर, हमें तो पता था कि तुम अनाथ हो, तो फिर ये परिवार कहाँ से आ गया? हमें तो पता था कि तुम तो उसी अनाथालय में रह रही हो पिछले कुछ सालों से। ऐसा क्यों? रुकमनी बोली। पर मेहर कुछ नहीं बोली। कहीं अपने घर से भागकर तो नहीं चली गई थी, और तो और कभी अपने परिवार को मिलने की कोशिश भी नहीं की। क्यों कुछ गलत काम करा है जो उनको अपना मुंह नहीं दिखा सकती थी? देविका बोली तो रुकमनी भी हल्के से मुस्कुरा दी, पर मेहर के जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकला। वो बस नजरें झुकाए ही बैठ रही। वही कबीर जो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश में था, उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई थी। बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, दादी बोली। क्यों मम्मी, ये आपको इतनी प्यारी है कि आपको इसकी गलत बात भी सही लगती है? कभी सोचा है, अगर सबको पता चला कि जिसे अनाथ मानकर इस घर की बहू बनाकर आप लाई है, उसका पूरा परिवार है, तो लोग में हमारी का इज्जत रह जाएगी? रुकमनी बोली। हाँ दादी, मम्मी जी सही बोल रही है, देविका बोली। अच्छा, तो इज्जत की बात कौन कर रहा है? वो जिसके खुद के बेटे ने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का एक बार नहीं सोचा। और तुम बहुत इज्जत की बात कर रही हो, तो क्यों ऐसे लड़के से शादी की जिसकी खुदा ही कोई इज्जत नहीं है? दादी तीखे स्वर में बोली। वही मेहर जो सिर झुकाए बैठी थी, वो अपने हाथों में अपनी ही चुन्नी को लपेटे जा रही थी, और सुप्रिया तो बस सबको देख रही थी। माँ, माना कि हम लोग कभी भी आपके चहेते नहीं बन सकते, पर अब आप ये मत कहना कि मेहर ने आपको सब बता दिया था, तभी आप मेहर की साइड ले रही है। रंजन वहां आते हुए बोला। हाँ, मुझे पहले से ही पता है, मेहर ने मुझे शादी से पहले ही सब बता दिया था, दादी बोली। वही सब लोग हैरानी से दादी को देखने लगे। मेहर, तुम जाओ आराम करो, दादी ने मेहर के सिर पर हाथ रखकर कहा। तो मेहर चुपचाप वहां से चली गई। वही कबीर तो बस हैरान सा जाती हुई मेहर को ही देख रहा था। सत्या ने गेट बंद करा और अंदर आकर मम्मी को रूम में ले गया, उनको कुछ खाने के लिए दिया और फिर दवाई देकर बेड पर लेटा दिया। मम्मी, आप आराम करो, सत्या ने कहा। पर बेटा, पिया बाहर सब क्या कह रहे होगे? मम्मी ने चिंता से कहा। बस मम्मी, हर बार यही के लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इन लोगों के चलते मैं इतने साल कुछ नहीं बोला। सब कुछ लोगों की वजह से। मैंने कभी अपनी बहन के बारे मैं नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं इन लोगों के बारे में? और मम्मी, आप भी उतनी ही गुनाहगार हो जितनी पिया। मान के पिया को पहले से ही मेहर पसंद नहीं थी, तो पहले क्यों नहीं बताया था आपने जब पापा जिंदा थे? पर आप तो हर बात छुपाती रही। मैंने भी देखा, आपने एक बार नहीं कहा। सत्या, मेहर आगे पढ़ना चाहती है तो उसे दाखिल करवा दे। क्यों मम्मी, क्यों नहीं कहा? पर हाँ, जब वो चली गई हमें छोड़कर, तब बहुत याद आती थी उसकी। क्यों क्यों जब सामने थी तो कदर ना की, और जब चली गई तो आंखों में आंसू थे। जितनी कसूरवार वो है ना, उतनी ही आप हो। सत्या आज गुस्से में बोला। और इन सबका भुगतान मेरी बहन ने किया। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सत्या की आंखों में आंसू आ गए और वो वही बेड से टेक लगाकर बैठ गया और रोते हुए अपनी मम्मी को देखने लगा। आपने ही कहा था ना कि इससे शादी कर ले, अपनी जात बिरादरी की है, सब संभाल लेगी, उसे भूल जा, कोई नहीं मानेगा इस रिश्ते को, सत्या ने अपनी मम्मी से कहा। तो मम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने बस आपकी ही बात मानी थी उस समय और उस बेचारी को छोड़ दिया था। और उसने बोलते हुए सत्या चुप कर गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी है। तेरे फूफा ही ये रिश्ता लेकर आए थे, तो तेरे पापा ने हाँ कर दी। मैं भी कुछ नहीं कह पाई थी, पर मुझे क्या पता कि मेरी चुप्पी ये सब कर देगी। मम्मी सत्या के सिर पर हाथ रखकर बोली। मैंने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया, पर अब और नहीं, अब बस वही होगा जो मैं चाहूंगा, सत्या बोला और उठकर चला गया।
कहते हैं जवानी आए और प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ उसे बता नहीं पाते और कुछ समझ नहीं पाते। सत्या को भी प्यार हुआ था और इत्तेफाक से उसका नाम भी पिया ही था। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सत्या ने अपनी मम्मी को बताया था, पर मम्मी ने ही कहा था कि अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सही समय पर पापा से बात कर लेगी। पर वो सही समय आया ही नहीं। सत्या जब फाइनल कर रहा था, तभी सत्या के पापा ने फूफा जी के द्वारा लाए गए रिश्ते को हाँ कर दी थी, क्योंकि लड़की उन्होंने देखी थी। परिवार से भी बात होती ही रहती थी, तो कुल मिलाकर जो भी था लड़की उनको अच्छी लगी थी। सत्या ने मम्मी से बहुत कहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, पर वही जाती बीच में आ गई और मम्मी ने यही सब बोलकर सत्या को मना लिया था। सत्या की भी हिम्मत नहीं थी कि वो पापा से सीधे बात कर ले, तो उसने अगले दिन पिया को जाकर सब सच बता दिया। पिया ने उसे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। और सत्या ने भी अब कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। वो पिया का सामना नहीं करना चाहता था, वो बस खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। पापा ने बहुत बार पूछा भी, पर जब भी वो कुछ कहने जाता तो मम्मी बीच में आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। सत्या ने कॉलेज जाने की सोच ली थी, क्योंकि वो जितना इस बारे में सोचता वो खुद को ही दोषी मानता। वो कॉलेज पहुंचा तो रोज की तरह पिया की स्कूटी पार्किंग में नहीं थी। सत्या ने बाइक लगाई और चल पड़ा क्लास की ओर। सत्या, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। एक लड़की सत्या के पास आकर बोली, हाँ यार, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सत्या बोला, सत्या पिया? वो लड़की बोली। तो सत्या ने उसे देखा। क्या हुआ? सत्या ने उस लड़की की लाल आंखें देखकर पूछा। सत्या, पिया की हालत बहुत गंभीर है, हो सके तो एक बार उससे मिल लो, शायद उसे दर्द से मुक्ति मिल जाए। वो लड़की बोली और वहां से चली गई। सत्या तो बस अभी अभी उस लड़की ने जो कहा उसे ही सुनकर बुत्सा रह गया। क्या हुआ उसे? सत्या को डोट होश आया तो वो जल्दी से उस लड़की के पीछे जाकर बोला, सिटी हॉस्पिटल एक बार मिल लेना उसे, वो बोली। सत्या एक पल गवाए अपनी बाइक पर निकल पड़ा। रास्ते भर वो बस पिया के बारे में ही सोचता जा रहा था। सत्या ने रिसेप्शन पर पूछा तो पता चला कि पिया आईसीयू में है। वो उसी तरफ चला गया। एक एक कदम उसका भारी होता जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो बाहर ही उसके मम्मी पापा थे। सत्या, तुम कहाँ थे? वो कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है, पिया के पापा बोले। तो सत्या हैरान रह गया था। जाओ बेटा, उसे मिल लो, पापा बोले। साथ ही उनके आंखों में आंसू निकल गए। सत्या तो बस किसी तरह से अंदर आया तो सामने देखकर वो लड़खड़ा गया। पिया उसके मुंह से निकला। पिया मशीनों में घिरी हुई उस बेड पर लेटी थी। ऑक्सीजन मार्कस उसके चेहरे पर था और पूरे शरीर पर पट्टी थी। सत्या आगे आया और धीरे से पिया को पुकारा। पिया ने भी हल्के से आंख खोली और सामने सत्या को देखकर मुस्कुरा दी, पर आंखों से आंसू भी बह निकले। ये सब क्या है? सत्या बोला, पागल, ये मत सोचना कि तुमने ना कर दी तो मैं ऐसा कुछ करूंगी। वो तो बस इतनी ही सांसें लिखी थी, भगवान ने तो क्या करती। पिया सत्या को देखकर बोली और सत्या बस नम आंखों से उसे देख रहा था। बस तुम्हें देखना था एक बार, ताकि तुम किसी गिलट में ना रहो। पिया बहुत धीरे से और दर्द से बोल रही थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो बार बार माकस चेहरे पर रखती। सत्या, एक वादा करना कि अपनी पत्नी को उसके सारे हक देना। हमारा साथ यहीं तक का था। पिया बोली, नहीं पिया, ऐसा मत बोलो, मैं सबको बता दूंगा। सत्या रोते हुए बोला। और सत्या, एक काम करना, अपना एम याद रखना। पिया बोली, प्लीज पिया मत जाओ, मैं सब सही कर दूंगा। सत्या बोला, पागल हो तुम? पिया बोली और साथ ही मशीनों ने भी एक गहरी आवाज करनी शुरू कर दी। नर्स डॉक्टर को ले आई, पर पिया सबको छोड़कर जा चुकी थी। सत्या खामोश सा उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर वही मुस्कान थी जो हर बार उसे पागल कहने पर होती थी। पिया का एक्सीडेंट हो गया था जब वो कॉलेज से घर जा रही थी।
बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके बचने के चांस बहुत कम थे। पुलिस ने भी जांच की थी तो ये सब सड़क पर लगे सिग्नल लाइट की खराबी की वजह से हुआ था। उस दिन से ही सत्या चुप रहने लगा था, ज्यादा बातें नहीं करता था, पर उसने पिया को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। सत्या बस यही सब सोच रहा था कि तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया जिस पर 2 बज रहे थे, मतलब आयान की स्कूल बस आने का समय हो गया था। उसने अपने आंसू साफ किए और आयान को लेने चला गया, पर जाने से पहले उसने गेट को बाहर से ताला लगा दिया ताकि पिया अंदर ना आ सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। और आप मेरी कहानी कौन से शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखें ताकि आने वाला अगला वीडियो में मैं आप सभी का नाम वीडियो में ले सकूं।